Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज़ योर विजय हेयर और बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। सो एज़ यू नो दैट हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है हम लोगों ने और ये चैप्टर 9 है जिसे आप संविधान एक जीवन दस्तावेज के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्योंकि हम इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट मानते हैं तो वो क्यों है वो अगर आपने नहीं समझा है नहीं पढ़ा है तो आप हमारे इस चैप्टर की वीडियो भी देख सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, अगर आपको साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज़ भी अगर उसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आपको जो पेपर के अंदर टॉप 10 क्वेश्चंस आते हैं हर चैप्टर से रिलेटेड वो भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विजय है और आप ही पाठशाला चैनल को देख रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो एज़ यू नो दैट क्लास 11 का जो चैप्टर 9 है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अगर वो है तो क्यों है, यानी कि भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है, और वही चीज़ सबसे बड़ा एक मैं कह सकता हूँ इस चैप्टर का खुलासा हो सकता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है कि वो एक डायनेमिक है तो इसी वजह से वो क्या कहते हैं एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, या हमारा भारतीय संविधान लिखित है इसीलिए है, या स्थिर है स्टेबल है इसीलिए है, या भारतीय संविधान समय के अनुसार बदला जा सकता है या उसमें बदलाव होते रहते हैं या इसीलिए। तो सही मायने में इसका यही आंसर है, डी आपका ऑप्शन सही है। हमारा भारतीय संविधान एक स्थिर या गतिशील तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे समय के अनुसार हमेशा जब भी इसमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारा भारतीय संविधान जो था 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 के टाइम पीरियड में बन के तैयार हो गया था, लेकिन हम लोगों ने इसको 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया क्योंकि हमारा कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड था, इसलिए हमने इसे 26 तारीख को ही इसको लागू किया। असल में 1950 में बनते बनते आज 2021 हो चुका है और इसको कई साल हो चुके हैं बने हुए संविधान को। तो ये डॉक्यूमेंट जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को कहा जाता है, तो उसमें समय समय के साथ हम संशोधन करते रहते हैं और जैसे आप इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अभी तक हमने 104 संशोधन करे हैं 2020 के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार। और आपको ये भी जानना होगा कि अगर हम भारतीय संविधान के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए एक अलग हमने आर्टिकल बनाया हुआ है। अगर आप क्या कहते हैं इस आर्टिकल को जानना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में ऐसा आर्टिकल है जिससे हम सारे संशोधनों को सारे आर्टिकल्स को अमेंड करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो डी है, क्योंकि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें समय के अनुसार जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसा परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान को अगर कोई चीज़ उसे लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है तो उसे वो क्या बनाती है, क्या उसमें न्यायिक प्रक्रिया सही होती है, या यहाँ पे विधान पालिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, या ये सारे, या इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। तो सही आंसर आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे ये सारी प्रक्रिया समय के हिसाब से सबको बांटी गई है। सो दैट इज़ वाई इसका आंसर जो है डी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे गए हैं बहुत सारे, लेकिन 44 अमेंडमेंट कब पास किया गया था। याद रखिएगा क्लास 11th की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी में अगर आपको क्लास 11th के 2 मेन अमेंडमेंट याद करने हैं तो वो 44 है और 42 अमेंडमेंट। ये तो आपको बिल्कुल सटीक तरीके से याद रखने ही पड़ेंगे। ये कब पास हुए थे, किसके लिए थे, किसकी सरकार के टाइम पीरियड में पास हुए थे, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पिछले
मैं कह सकता हूँ 10 सालों से ये क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो व्हेन वाज द 44 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड, तो आप देखेंगे इसको 1978 के अंदर इसको पारित किया गया था। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमारे देश के अंदर इमरजेंसी 1975 को लगाई गई थी, उसके बाद 1977 तक इमरजेंसी चली थी। तो 19 महीने की इमरजेंसी के बाद 44 अमेंडमेंट पास किया गया था। अब क्योंकि यहाँ पर 44 अमेंडमेंट पास करने का मेन मकसद बस यही था कि राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके, यानी कि फंडामेंटल राइट से हटा के, आर्टिकल नंबर 31 से हटा के, फंडामेंटल राइट से हटा के इसको एक लीगल आर्टिकल यानी कि 300A बना दिया जाएगा। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल द स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये बताना है कि 1978 के अंदर अगर 44 अमेंडमेंट पास किया गया था तो आपको ये बताना है कि इस टाइम पे गवर्नमेंट कौन सी थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इतना तो क्लियर है कि 44 अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के उसको आर्टिकल नंबर 31 से हटा के आर्टिकल नंबर 300A बना दिया गया, जैसे आप लीगल राइट्स बोलते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि कौन सी सरकार ने इस हिम्मत को दिखाया और यहाँ पे फाइनली 44 अमेंडमेंट करके राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाया। ठीक है, तो फाइंड आउट ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा आप कितना सीरियस है अपनी इस वीडियो के लिए, अपने एग्जाम के लिए, वो आपके कमेंट से ही पता चलता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले। व्हेन वाज द 42 अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड, तो 42 और 44, देखो सिंपल सी बात है, 44 तो बाद में ही होगा, सबसे पहले 42 होगा, तो इस हिसाब से वो 1976 में किया गया था। हाँ, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 1976 के टाइम पीरियड पे यहाँ पर देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी एंड इट इज़ कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42 अमेंडमेंट को उस टाइम पीरियड पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता था। इसमें दो सबसे अहम बात हुई थी जो इंदिरा गांधी की सरकार ने उस टाइम पीरियड पे करके दिखाई थी 42 अमेंडमेंट के थ्रू। उस समय पे इसको एक काला कानून के रूप में भी लोग कह रहे थे कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि वो अपनी लोकसभा का लाइफ जो होता है 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया सरकार ने, जो बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ गलत था। वो 42 अमेंडमेंट के थ्रू ही हुआ था। और दूसरी बात, आप जैसे प्रस्तावना बोलते हैं ना, प्रियम्बल, उस प्रियम्बल के अंदर कुछ शब्द डाले गए थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, जैसे आप समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभुता के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं इन शब्दों को, इंटीग्रिटी का मतलब संप्रभुता नहीं, अखंडता होता है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लेकिन इन शब्दों को प्रियम्बल के अंदर डाला गया था और उसके बाद सेकुलर के ऊपर एक अलग थ्योरी बनाई गई थी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने ये हिम्मत दिखाई थी और इंदिरा गांधी जी कांग्रेस से उस समय पे बिलोंग करती थी। अच्छा, उस टाइम पे कांग्रेस से तो बिलोंग करती थी, लेकिन कांग्रेस भी बहुत प्रकार थी, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कांग्रेस आई। अब वो कौन सी कांग्रेस से उस समय बिलोंग करती थी वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। ओके, तो ये था 4th क्वेश्चन का हिस्ट्री और साथ में पॉलिटिकल भी मैंने आपको बता दिया है। तो 1976 में ये पूरी तरीके से लागू हुआ था। तो इसका आंसर सी है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है तो आप सी को ही टिक करिएगा। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5th की बात कर लेते हैं कि भारत का संविधान असल में है कैसा। मतलब भारतीय संविधान सभी संविधानों से छोटा संविधान है या सभी संविधानों से लंबा और बड़ा है, जापान के संविधान से बड़ा है और अमेरिका के संविधान से छोटा है, या सोवियत संघ के संविधान से छोटा है। बहुत ही मिथ है इसके अंदर, लेकिन सही मायने में भारतीय संविधान ऐसा संविधान है जो पूरे विश्व के अंदर इतना लंबा और इतना बड़ा संविधान नहीं बनाया गया है। दैट इज़ वाई इसका आंसर जो है वो बी है। हमारे संविधान की खासियत ये है कि हमारे संविधान लिख लिख के इतना बड़ा हो चुका है, 2 साल 11 महीने 18 दिन हमने लगाए इस संविधान को बनाने के लिए। दैट इज़ वाई ये संविधान इतना बड़ा हो चुका है, इतना ब्रॉड हो चुका है कि इससे बड़ा संविधान किसी भी कंट्री का नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर
छठे की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर छठे की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान लिखित है या अलिखित है। तो जेन्युइन सी बात है, भारतीय संविधान लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या किसी देश का होता है? तो अगर किसी देश का अलिखित संविधान होता है तो कमेंट करिए, बताइए कि ऐसे कौन से देश हैं जिनका आज भी अलिखित संविधान है, जिसे आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में जब संविधान को बनाया गया था उसमें स्केड्यूल बनाए गए थे, जैसे आप अनुसूचियां बोलते हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम कितने स्केड्यूल्स हैं, यानी कि करंटली कितनी अनुसूचियां पाई जाती है? तो 12 अनुसूचियां पाई जाती है। 2019 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 12 अनुसूचियां हमारे पास है, और उसके बाद अमेंडमेंट हमने 104 अमेंडमेंट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये डेटा हमारे सामने 2019 का है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या स्केड्यूल कभी इससे ज़्यादा भी हुआ करते थे? अगर हुआ करते थे तो कितने होते थे, वो भी कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचा की जो धारणा का विकास है उस किस मुद्दे पे हुआ था? यानी कि इन विच केस डिड द डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस? तो ये बोला गया था कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा उसमें जो संविधान की मूल धारणा है उसको डेवलप किया जाना चाहिए या नहीं डेवलप किया जाना चाहिए, वो केशवानंद भारती केस के थ्रू हुआ था, जो 23 अप्रैल 1973 के अंदर हुआ था। इस समय पे सरकार ने ये दिखाने की कोशिश करी थी कि सरकार के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कुछ बदलाव कर सके। हाँ, उसमें कुछ ऐड कर सकता है, कुछ अच्छा बना सकता है, लेकिन जो असल में फंडामेंटल स्ट्रक्चर, यानी कि भारतीय संविधान का फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है ना, सरकार उसकी मूल अवधारणा को बदल नहीं सकता है। और ये केशवानंद भारती केस में बिल्कुल प्रूफ हो गया था। तो इसीलिए 8वें का जो आंसर है वो आप देख सकते हैं 23 अप्रैल में स्वामी केशवानंद भारती, केरला का स्टेट का ये जो था मुद्दा वो कोर्ट में गया था और यहाँ से साबित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो आप सभी को पता है भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन सही मायने में बहुत से लोगों ने ये बताया कि भाई हिंदी जो है ना वो शुरुआती समय में देवनागरी शब्द के लिए इस्तेमाल तो करी जा रही है। आर्टिकल नंबर 341 से यही बोलता है कि हिंदी का इस्तेमाल या हिंदी का प्रचलन पूरे भारत में होता है, तो इस हिसाब से नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, तो इसीलिए हमने 15 साल बाद यानी कि 1965 26 जनवरी 1965 के अंदर हिंदी के साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था। और बाद में हमने ये भी बोला था कि रीजनल लेवल पर 22 और अदर लैंग्वेज होगी जिनकी वैल्यू बनी रहेगी। तो इसलिए आप देख सकते हैं इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। भारत में कौन सी शासन प्रणाली आज भी चलती है? तो सबको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होंगे, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार अपनी नहीं चलाएगी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सुनी जाएगी और इसी के अकॉर्डिंग कोई भी संविधान या सब पास होगा। ये सब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। दल बदल को रोकने के लिए संविधान में 52 अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करा गया था कि कोई भी सरकार जो होती है वो नहीं बदलेगी अपना दल। तो ये 1985 के अंदर लागू किया गया था। ठीक है ना, तो ये इन 1950 10 शेड्यूल 52 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अचीव दिस। ठीक है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। 1985 के अंदर 52 अमेंडमेंट पास किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 की बात कर ले कि ऐसा कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें 21 वर्ष से उम्र को घटाकर 18 वर्ष की उम्र कर दी गई थी कि बंदा वोट डाल सकता है? तो सही मायने में 61 अमेंडमेंट हुआ था, जिसको ये बोला गया था कि असल में ये कब हुआ था? 1988 के दौरान हुआ था, जिसमें पूरी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये बोला गया था कि अब उम्र 21 साल से हट के 18 साल हो जाएगी। कब हुआ था? 1988 के अंदर। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 61 अमेंडमेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। When was the 91st amendment made in the Indian Constitution to change the party? दल बदलना और वो बदलने के अलावा 2003 के अंदर एक और संशोधन पास हुआ था जिसमें ये बोलने की कोशिश करा गया था कि फॉलोइंग रिकमेंडेशन फॉर मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, Parliament in 2003 passed the 91st Amendment to the Constitution of India. This strengthened the act by adding provision of disqualify of defectors
एंड बर्निंग दैम फॉर बीइंग अपॉइंट एज अ मिनिस्टर ऑफ अ पीरियड ऑफ अ टाइम। कहने का मतलब 91st अमेंडमेंट के थ्रू 2003 में जो ये पास हुआ था उसमें 52 अमेंडमेंट के अलावा दूसरी और बातें रखी गई थी, जिसमें बोला गया था कि अगर कोई व्यक्ति दल बदलता है तो 52 अमेंडमेंट के तहत तो दल बदल नहीं सकता वो, उसके बाद वो दल बदलना भी चाहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीजेपी सरकार के अंदर है, तो जब वो दूसरी पार्टी की दल बदल में जाता है, दूसरी पार्टी के उसमें ज़्यादा से मान लें आम आदमी पार्टी में जाता है, तो उसको बीजेपी की सारी पोस्टों को छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और ये 2003 के अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति कब हुई थी और किसने करी थी। सही मायने में देखो, हमें ये तो पता था कि जब 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन का आगमन हो चुका था और अंग्रेजों को पता चल चुका था कि अब हम भारत के अंदर ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकते हैं, इसलिए उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए कैबिनेट मिशन की स्टार्ट करी। तो कैबिनेट मिशन ब्रिटिशर्स के द्वारा मार्च 1946 के अंदर लाया गया था, जिसका मेन मकसद यही था कि बाद में पार्लियामेंट बने और फिर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोग राज कर सके, वहाँ पे किसी राजा रजवाड़े का शासन ना रहे। तो ये मार्च 1946 में ब्रिटिशर्स के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। संशोधन में दो शब्दों को जोड़ा गया था। संविधान के संशोधन में दो शब्द ऐसे कौन से थे, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 1976 के टाइम पीरियड में 42 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी की सरकार उस टाइम पीरियड में थी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, 16 की बात कर लेते हैं कि 73वें संविधान संशोधन में किस राज्य व्यवस्था का अंग भारतीय संविधान को बनाया गया है। दैट मीन्स भारतीय संविधान अब क्योंकि सभी को न्याय देना चाहता है, इसलिए 73वां संशोधन हमने इसलिए करा ताकि पंचायती राज व्यवस्था गाँव के अंदर सभी के लिए इंसाफ का एक हिस्सा बन सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 74वां जो संशोधन हुआ था संविधान के अंदर, उसमें महिलाओं को ये कहा गया था कि अगर सिटीज़ जैसे इलाके के अंदर अगर पंचायती राज व्यवस्था होगी तो वहाँ पे महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा, 2/3, जिसे आप 27% भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, अगर हमारा संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है, तो क्यों है वो, क्योंकि उसमें आसानी से किसी भी चीज़ को बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, अगर 86 अमेंडमेंट के अनुसार देखें तो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार को सूचित किया गया था। कौन सी चीज़ को सूचित किया गया था, यानी कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय संविधान के अंदर 86 अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था। उसका मेन मकसद ये था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अभी 21 ए आर्टिकल को रखा गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, और ये 86 अमेंडमेंट के तहत हुआ था। मेरा क्वेश्चन आपसे ये, क्योंकि आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये किस ईयर के अंदर इस अमेंडमेंट को लाया गया था, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। तो दिस साइड विजय हेयर। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।